टूटे हुए शीशे, एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास। घर से दूर। आज भी मुझे वो समय याद आता है जब मां को किसी और चीज से ज्यादा पिताजी से अलग होने का डर सताया करता था। मुझे वो दिन भी किसी फिल्म की तरह से मेरी आंखों के सामने से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं, जिन दिनों में मां की तबीयत बहुत ही खराब थी। मुझे आज भी याद है, करीब 4 महीने पहले अपने आखिरी दिनों में मां ने एक बार कहा था, हम इस दुनिया को खाली छोड़ देते हैं और कभी कभी हम अंत तक पीड़ित होते हैं, लेकिन जब आप जानते हैं कि आपको प्यार किया जाता है तो दर्द से निपटना बहुत आसान हो जाता है। तुम जहां भी जाओ मानसी, मैं बहुत पीछे नहीं रहूंगा, वो था पिताजी का जवाब। माँ और बाबूजी एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा भी समय आएगा जब वो दोनों ही मेरी जिंदगी में नहीं होंगे। आज जब मैं उन शब्दों को याद करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वे केवल आश्वासन नहीं थे, ये उस महिला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी जिसके साथ पिताजी ने अपना पूरा जीवन बिताया था, उनकी पत्नी जिसने उनके घर को घर बनाया था। माँ और बापूजी मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे और मेरी हर ख्वाहिश को मेरे कहने से पहले ही पूरा कर देते थे। उन दोनों के लिए जैसे मैं ही उनकी दुनिया था। माँ तो ये खा ले, ये देख नई कमीज तेरे लिए, ये पैसे ले और बाजार से कुछ खा लेना, जैसे शब्द बोलते हुए जैसे थकती ही नहीं थी। और बापूजी मुझे नए नए डिजाइन के पेन और बहुत सी कहानियों की किताबें लाकर देते रहते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था, लेकिन जब से मैंने काम करना शुरू किया मुलाकातें कम हो गई थी। आंशिक रूप से भारी काम के बोझ के कारण और आंशिक रूप से चारू के साथ समय बिताने की आवश्यकता के कारण। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हम पहली बार तब मिले थे जब चारू मेरी कंपनी में नई नई नौकरी पर आई थी। मेरे माता पिता बहुत खुश हुए थे जब मैंने उनको चारू से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया था। भले ही हम मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव टोकावड़े से आए थे, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया। वास्तव में ये चारू के उच्च वर्ग के माता पिता थे जिनको विश्वास दिलाने में और सहमति लेने में कुछ कठिनाई हुई थी। मैं पिछले 10 साल से अपने माता पिता से और अपने पैतृक घर से दूर था। टोकावड़े से मुंबई तक की दैनिक यात्रा असंभव थी। बस इसीलिए मुंबई में मैंने मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के साथ किराए के फ्लैट में रहने का विकल्प चुना था। जिस दिन मैंने माँ और बाबूजी को यह कहा था कि मैं अपने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगा था, तो मैंने उन दोनों की आंखों में नमी देख ली थी। लेकिन वो जानते थे कि हर दिन कल्याण से मुंबई जाना और मुंबई से कल्याण और फिर बस से गांव तक आने में ही हर दिन करीब 4 घंटे बर्बाद हो जाते थे। इसलिए उन्होंने आखिर मुस्कुराकर मुझे मुंबई में ही रहने की अनुमति दे दी थी। शादी। मेरी और चारू की शादी बहुत ही खुशी खुशी हो गई थी। सब कुछ बिना किसी परेशानी के हो गया था। शादी के बाद हमने मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट बड़ी कीमत पर खरीदा था। हम खुश थे, भले ही हमें कर्ज चुकाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। हम कभी कभी गांव वाले घर जाते थे और सप्ताहांत में अपने माता पिता से मिलते थे।
मेरे माता पिता 2-3 बार मेरे घर आ चुके थे, लेकिन वो हमारे फ्लैट में रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमारे साथ थोड़ा सा समय बिताकर वापस गांव चले जाते थे। वे हमारे छोटे से फ्लैट में जगह की कमी को बहुत अच्छे से समझते थे और भले ही हम किसी तरह से अपने फ्लैट में उनके ठहरने का प्रबंध भी कर देते थे और उनको रोकने की बहुत कोशिश भी करते थे, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ नहीं रुकते थे, शायद यही सोच करके उनके रहने से हमें कष्ट होगा उस छोटे से फ्लैट में। माँ हमेशा मुझे उनसे मिलने के लिए गांव आने को कहा करती थी और मैं सिर्फ उनका दिल रखने के लिए हाँ कह देता था, लेकिन ज्यादातर गांव जाने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। चारू के माता पिता हमारे फ्लैट के चयन में प्रभावशाली थे और उन्होंने इस जगह से अपना दिल लगा लिया था। उनकी मदद से ही हमें वो फ्लैट मिला था। हमारा फ्लैट चारू के माता पिता के घर के काफी करीब, इसलिए वे अक्सर मिलने आ जाते थे। वे सामाजिक रूप से काफी सक्रिय थे और हम सब लोग अक्सर डिनर और पार्टियों के लिए बाहर जाते थे, लेकिन इन सब के बीच मैंने अपने माता पिता के लिए धन का प्रवाह जारी रखा था और हर महीने उनको पैसे भेज देता था और मैंने शादी के बाद भी उनको पैसों की कभी कमी नहीं होने दी थी। वैसे भी महंगाई के कारण खर्चे बढ़ गए थे, पर मैंने अपने कर्तव्य को मानते हुए माता पिता को हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश जारी रखी थी। लेकिन इस साल जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं पिताजी को अपने साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और जब अपनी गीली आंखों से उन्होंने मुझसे कुछ दिनों के लिए गांव में रहने की भीख मांगी मां की यादों के साथ, मैं दुखी तो बहुत था, पर मैं उनकी विनती को स्वीकार नहीं कर सका और मैं गांव में नहीं रहा। मैं चारू को शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था और फिर मेरी नौकरी से भी मुझे छुट्टियां लेना बहुत मुश्किल था। ये मेरे और मेरे पत्नी चारू के लिए कैरियर के लिहाज से कठिन समय था, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, परियोजनाएं सूख गई थी और कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई थी। चारू के लिए भी कंपनी में काम नहीं था, लेकिन उसको फिर भी काम पर बुलाया जाता था और वह दिन भर बिना काम के ही दफ्तर में बैठी रहती थी, पर उसकी तनख्वाह में कटौती कर दी गई थी आर्थिक कठिनाई के उन दिनों में। लेकिन मुझ पर मेरे काम का बोझ और अधिक हो गया था, क्योंकि मेरे विभाग से भी कई लोगों को छुट्टी दे दी गई थी। मुझे पता ही नहीं चला था कि लगभग 1 महीना हो गया था जब मैंने पिताजी से संपर्क किया था और फिर एक सुबह पिताजी के लिए खाना बनाने वाली गांव की महिला ने मुझे फोन किया। उसने पिताजी के बिस्तर में पिताजी को मृत पाया था। नींद में ही उनका देहांत हो गया था। मुझ पर तो अचानक ही दुख का पहाड़ गिर गया था, क्योंकि माँ और पिताजी दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। घर के अंदर 25 अगस्त सुबह 9 बजे। उस सुबह मैं मुंबई से 6 बजे ही निकल गया था और फिर मुंबई सेंट्रल से ट्रेन लेकर कल्याण पहुंचा था। वहां से बस पकड़कर अपने गांव पहुंचा था। रास्ते भर मुझे बाबूजी की ही याद आ रही थी। उनकी मृत्यु के बाद मैं पहली बार अपने गांव वाले घर में जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 बरस उस घर से दूर रहकर मैं उस घर के लिए भी एक अजनबी बन गया था। मैं जानता था कि अब घर में मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था, पर मैं एक बार बापूजी के सामान को और उनके कमरे को देखना चाहता था और उनके कमरे में कुछ समय बिताना चाहता था, शायद उस वक्त की पूर्ति करने के लिए जो मैं मुंबई में रहने के दौरान बाबूजी के साथ नहीं बिता सका था। मेरे कदम धीरे धीरे घर के गेट की तरफ बढ़ रहे थे।
वर्षों पहले लगवाया गया वो लोहे का गेट अब जंग खाया हुआ था। उस गेट से मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। मुझे याद आया कि कभी कभी मैं उस लोहे के गेट की सलाखों के बीच अपने पांव घुसाकर उस पर खड़ा हो जाता था और बाबूजी गेट को बाहर अंदर धकेलकर मुझे झूला झुलाते थे। गेट को हाथ लगाते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर मैंने उनको रोकने का जरा भी प्रयास नहीं किया। मैंने प्रयास के साथ जंग खाए हुए प्रवेश द्वार को खोला, जो मेरे बचपन के समय के विपरीत एक अजीब आवाज कर रहा था। जब मैं इसे आसानी से खोल लेता था और जब मेरे पिताजी हमेशा इसे सुचारू रूप से काम करने के लिए इस पर ग्रीस लगाते थे। ऊंची ऊंची घास से भरे लॉन से गुजरते हुए मैं घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। घर भी वही था, बगीचा भी वही था, पड़ोस भी वही था, पर सब सूना हो गया था। मैंने बहुत ही उदास मन से धीरे कदमों से घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर धुंधली रोशनी थी और हवा बासी थी। मैंने एक खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गई थी। घर के अंदर की खामोशी मेरे जीवन में सुनी गई किसी भी खामोशी से गहरी थी। पहले जिस घर में से कोई ना कोई आवाज आया करती थी, अब वो घर एक उजड़े हुए बयार का आभास करवा रहा था। मेरे सिवा उस घर में अब कोई भी जीवित आत्मा नहीं थी। सब कुछ काफी हद तक अछूता लग रहा था, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय से किसी भी चीज को छुआ तक नहीं था। बैठक के दाहिनी ओर एक छोटा सा शयन कक्ष था, लेकिन अब उस शयन कक्ष में न तो माँ थी और न ही बाबूजी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी क्षण मुझे बाबूजी आवाज लगाएंगे और अपने पास आने को कहेंगे, उनके पास बैठकर बातें करने के लिए। जब मैंने उस बंद पड़े कमरे को खोलकर अंदर प्रवेश किया, एक मध्यम सी खिड़की से आती हुई लकीर के अलावा बिल्कुल अंधेरा था। इसलिए मैंने बत्ती का बटन दबा दिया और कमरे को रोशन कर दिया और फिर चारों तरफ नजर घुमाकर कमरे का मुआयना किया। बत्ती की रोशनी ने कमरे को एक बार फिर से गुलजार कर दिया, लेकिन खालीपन तब भी वही था और वो रोशनी भी मुझे मातम करती सी प्रतीत हुई। चौकोर छोटी छोटी डिब्बियों के नमूने वाली चादर अभी भी पलंग पर फैली हुई थी और तकिया बिस्तर के सिर की तरफ वाले हिस्से में पलंग के पिछले भाग से टिका रखा था। यूं लग रहा था जैसे बाबूजी अभी पलंग से उठकर बाहर गए थे और अब अंदर आने ही वाले थे। उस पलंग पर पड़े सामान में पापा की याद अभी भी ताजा थी। कमरे की छत बरसात में शायद बरसात के पानी को रोक नहीं सकी थी और बूंद बूंद करके बरसात का पानी फर्श पर पहुंच गया था और फर्श पर पानी का एक छोटा सा गड्ढा जमा हो गया था, जिस पर मैं बिस्तर के पास पहुंचते ही लगभग फिसल गया था। जैसे ही मैंने पानी के स्रोत की तलाश की, छत में एक छोटी सी दरार एक कोने में और बिस्तर के सामने की दीवार में एक दरार स्पष्ट रूप से दिखाई दी। बारिश के पानी ने दरार के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया था, दीवार को भिगो दिया था और फर्श पर आकर उस छोटे से गड्ढे में जमा हो गया था। मैं हैरान था, क्योंकि पिताजी ने उनके रहते मुझे कभी ये नहीं कहा था कि बरसात में उनके कमरे की छत टपकती थी और दीवार की दरार से पानी कमरे के अंदर आ जाता था। ऐसा लग रहा था कि दरार कुछ समय पहले ही बनी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि पिताजी ने कभी इसके बारे में मुझसे कुछ भी कहा था। अन्य दीवारें अपेक्षाकृत सूखी थी और दीवार की घड़ी अभी भी ठीक काम कर रही थी, टिक टॉक कर रही थी, बहुत जोर से। पुरानी लोहे की अलमारी कुछ ज्यादा ही पुरानी सी लग रही थी और मकड़ियों ने उसे अपना बना लिया था। झाड़ फानुस की तरह उसमें से लटके हुए बड़े बड़े जाले साफ दिखाई दे रहे थे। मुझे याद आया कि कैसे बाबूजी हर सुबह अपनी किताबें और अन्य सामान की और उस अलमारी की सफाई किया करते थे, लेकिन अब तो अलमारी सिर्फ
मकड़ियों और अन्य कई प्रकार के कीड़ों का आरामदायक घर बन गई थी। अलमारी के दरवाजे पर लगे फीके आईने ने मुझे माँ की याद दिला दी, जब वह आईने के सामने खड़ी होती थी और अपने लंबे सीधे बालों में कंघी कर रही होती थी। माँ की एक छोटी सी लाल बिंदी उस दिन भी शीशे के एक कोने में चिपकी हुई थी। शायद वो वही बिंदी थी जो माँ ने अपने जीवन में आखिरी बार लगाई थी उनके माथे पर। उन सब चीजों को देखकर मैं एक बार को कांप गया। मेरे गले में एक गांठ जमा हो गई। मैं माँ को अक्सर कहा करता था, माँ आप इस आईने पर जहाँ कहीं भी अपनी बिंदियाँ चिपका देती है, इससे आईना खराब हो जाता है और दाग पड़ जाते हैं। और वहां अब उस आईने के एक कोने में माँ की आखिरी बिंदी चिपकी हुई थी। मैंने एक गहरी सांस के साथ गले में जम गई गांठ को निगल लिया और कोने में पड़ी पिताजी की आराम कुर्सी पर बैठ गया। मैं आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सामने की दीवार पर लगी एक कील से पिताजी के वो कपड़े लटक रहे थे जो शायद उन्होंने उस रात को सोने से पहले उतारे थे। साथ की एक कील से उनकी सरकारी वर्दी लटक रही थी, जिसको वो रिटायर होने के बाद भी अक्सर पहना करते थे। पिताजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टोकवाड़े में काम किया करते थे और भूरे रंग की सरकारी वर्दी पहनकर ड्यूटी पर जाते थे। हम वास्तव में किसान थे और पिताजी और उनके पुरखे सभी खेती ही करते थे, लेकिन खेती से सिर्फ खाने पीने के लिए ही आमदनी होती थी। लेकिन जब मैंने माध्यमिक विद्यालय शुरू किया तो पैसों की जरूरत होने लगी, इसलिए पिताजी ने उस स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली थी। पिताजी ने अपने जमाने में रसायन शास्त्र विषय को मुख्य रखकर 12वीं कक्षा पास की थी, लेकिन कभी नौकरी नहीं की थी। पर मेरी पढ़ाई के कारण धीरे धीरे उन्होंने खेती की तरफ कम ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपनी नौकरी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी तनख्वाह से हम सबका बहुत अच्छे से गुजारा होने लगा था। अपने परिश्रम और पढ़ाई के कारण उस स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने 1 वर्ष में ही पिताजी को वार्ड बॉय बना दिया था और फिर दूसरे वर्ष में उनको सहायक कंपाउंडर बना दिया था। 3 वर्षों में पिताजी कंपाउंडर बन गए थे और उस जमाने में उनकी तनख्वाह 7,000 रुपये महीना हो गई थी, जो गांव के किसी भी आम परिवार की कुल आमदनी से बहुत अधिक थी। जब भी मैं लाइब्रेरी से किताबें घर में लाता था, पिताजी मेरी किताबों को बहुत ही चाव से पढ़ते थे। हालांकि पिताजी ने 12वीं कक्षा पास की थी, लेकिन उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की थी, इसलिए उनको अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक था। वो मेरी अंग्रेजी की किताबों को डिक्शनरी की मदद से घंटों बैठकर पढ़ते थे। ख्यालों में खोया मैं बगल की टेबल पर रखी हुई हर चीज को देख रहा था। वो सभी चीजें पिताजी की थी। एक स्टील का ग्लास, बिना ढक्कन का एक पेन, एक टॉर्च, कुछ कागज जो पुरानी रसीदों की तरह दिखते थे, एक रुमाल और माँ मेरी और चारू की तस्वीर एक छोटे से फ्रेम में जड़ी हुई। कुछ साल पहले पिताजी द्वारा खींची गई थी वो तस्वीर उनके विलायती कैमरे से, जो उन्होंने गांव के पास के शहर से तब खरीदा था जब वे शहर का दौरा कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं उस दिन उस घर की धुंधली ठंड में उन खुशी के पलों की गर्माहट में सांस ले रहा था और अतीत की यादें एक एक करके मेरी आंखों के सामने चित्र बनकर आ रही थी। मैं उठा और पिताजी की पलंग पर फैली हुई चादर को तह करने लगा। फिर जैसे मैंने तकिया उठाया, मैंने तकिए के नीचे एक किताब देखी। वो किताब असल में एक पुरानी भूरे रंग की डायरी थी, जिसके किनारों पर सुनहरे रंग के फूल बने हुए थे। वर्ष 1987 उस डायरी पर सुनहरी स्याही से उकेरा गया था और वो वर्ष खूब चमक रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो डायरी पिताजी के तकिए के नीचे क्या कर रही थी या किसने उस डायरी को उस जगह पर रखा था।
मैं शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था क्योंकि मेरे आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने अपना चश्मा उतार दिया और आस्तीन से आंखें पोंछ ली और चश्मा वापस पहन लिया। शिक्षक से बात। पहले पन्ने पर लिखा था 17 अप्रैल 1987। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। उसने कक्षा 3 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुआ हूं और उसके शिक्षक से बात करने उसके स्कूल जा रहा हूं। आज मेरे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स डे, अभिभावक दिवस था। मैंने उसके शिक्षक से अंग्रेजी में बात की थी। मेरे बेटे ने कहा कि उसे मेरी इस तरह से शिक्षक के साथ अंग्रेजी बोलने पर गर्व था, इसलिए मैं आज से अंग्रेजी में अपनी डायरी लिखूंगा। जब डायरी पूरी हो जाएगी और मेरी अंग्रेजी सुधर जाएगी तो मैं अपने बेटे कृष्णा को दिखाऊंगा। वो खुश होगा। वो मेरे पिताजी की डायरी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी डायरी भी लिखा करते थे, क्योंकि उनके जीते जी उन्होंने कभी भी उस डायरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं अपने आप से मुस्कुराया उस दिन को याद करते हुए। मेरे पिताजी ने एक बेदाग सफेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहनी हुई थी और मुझे अपने शिक्षक के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए वास्तव में पिताजी पर गर्व था। गांव में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं थे जो शिक्षकों से अंग्रेजी में बात कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्द और मेरी स्कूल में हो रही प्रगति पिताजी के लिए बहुत अधिक मायने रखते थे। कुछ पन्ने पलटते हुए मेरी नजर एक पन्ने पर पड़ी जिसमें लिखा था 21 अक्टूबर 1996। हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी मानसी, अकेले और दुखी हैं क्योंकि इकलौता बेटा कृष्णा अब इंजीनियर बनने के लिए सिटी कॉलेज पढ़ने चला गया है। मानसी उस दिन बहुत रोई थी। मैंने उसे यह कहते हुए शांत किया कि हमारा कृष्णा जल्दी ही वापस आ जाएगा। मैं जानता था कि कृष्णा गांव में रहकर ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता। कॉलेज बहुत दूर था और उसका समय 120 किलोमीटर की ट्रेन यात्रा में बर्बाद होता हर दिन कॉलेज जाने और आने में। मैंने मानसी को समझाया कि इसलिए वो हॉस्टल में रहना चाहता था। उसे वहां नए दोस्त और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हमने कृष्णा के लिए मंदिर में प्रार्थना की थी। मेरे पास अब इतना पैसा है कि अगले 4 साल तक उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकूं। जमीन के एक टुकड़े को बेचकर अच्छी कीमत मिल गई और फिर मेरी तनख्वाह के भी पैसे। बाद में शाम को मैं मानसी को रामलीला दिखाने ले गया था। रामलीला प्रदर्शन अच्छा था। रावण ने बहुत अच्छा अभिनय किया और संवाद भी अच्छे लिखे गए थे। बहुत भीड़ थी, लेकिन सभी लोग बहुत ही उत्साह से रामलीला को देख रहे थे। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने कई साल पहले रामलीला में अभिनय किया था, जब मैं छोटा था। मैंने जब उस दिन मानसी को मेरे द्वारा रामलीला में किए गए अभिनय के बारे में बताया था तो वह हंस पड़ी थी। वो सोचती है कि मैं रावण जैसा दिखता हूं। उन्होंने एक ही पैराग्राफ में कई भावनाओं को व्यक्त किया था। मुझे नहीं पता था कि पिताजी ने मेरी पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेच दी थी। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे पिता ने कभी अभिनय भी किया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने कभी जानने की जहमत ही नहीं उठाई थी। मैं अपने में ही इतना व्यस्त रहता था कि पिताजी के साथ कभी बैठकर खुलकर बातें ही नहीं की थी। वो डायरी अब मेरे लिए वो एक रास्ता बनने वाली थी जिसमें से गुजरकर मैं उस इंसान को और भी जान सकता था जिनको मैं बाबूजी कहा करता था। पन्ने 11 बजे थे। मुझे जल्दी ही गांव से वापस अपने घर मुंबई लौटना पड़ा क्योंकि चारू और उसके माता पिता के साथ मेरी कुछ योजनाएं थी और वो लोग मेरे वापस आने का
इंतजार कर रहे थे। इसलिए मैं पन्ने पलटाकर जल्दी जल्दी उस डायरी को पढ़ने लगा, पर मैं फिर से एक पन्ने पर रुक गया। 1 अगस्त 2012। मैंने अपने बेटे कृष्णा को फोन किया। वो और उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने उसे अपने चश्मों के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि वो इसे 1 हफ्ते में ठीक करवाकर मुझे भिजवा देगा। धत तेरे की, मुझे खुद पर बापूजी की डायरी में उनके चश्मे के बारे में पढ़कर बहुत गुस्सा आया। मैं इसे कैसे भूल गया। करीब 6 या 7 हफ्ते पहले पिताजी ने अपने चश्मे की मरम्मत के लिए मुझे फोन किया था। उनके चश्मे को केवल गांव के पास कल्याण नाम के उपनगर में ही ठीक करवाया जा सकता था, क्योंकि आसपास कोई चश्मे वाला नहीं था। पिताजी अकेले कल्याण जाकर अपना चश्मा ठीक नहीं करवा सकते थे, क्योंकि पिताजी की टांगों के जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। 5 अगस्त 2012। आजकल कमजोरी महसूस हो रही है। इन बारिशों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घुटने बहुत दुखते हैं और मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है। मैं बिस्तर पर अपने पलंग के बगल में डायरी को कलम के साथ खुला रखता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ उसे पढ़ना मुश्किल है। कृष्णा अब शहर में है और ऐसा लगता है कि वो काम में बहुत अधिक व्यस्त है। पिताजी के डायरी में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर मैं खुद को नकारा महसूस करने लगा। मैंने अपनी अज्ञानता के लिए खुद को गुस्सा किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने बापूजी की बातों को नजरअंदाज कैसे कर दिया था? जब मैंने पन्ने को आगे बढ़ाया तो मेरा दुख पीड़ा में बदल गया। वो तारीख 15 अगस्त थी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। 15 अगस्त 2012। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर किसी न किसी दिन इस पेज को पढ़ोगे मेरे बेटे कृष्णा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। मेज की पहली दराज में मेरा चश्मा है। उन्हें मिस्टर खारचे के पास ले जाना और चश्मे को ठीक करवा देना। उसके बाद ही यहां वापस आना और आगे पढ़ना। मेरा चश्मा ठीक न करवाने तक इस डायरी का अगला पन्ना मत पढ़ना। पन्ना समाप्त हो गया। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं अपने आप से कह सकूं, जो उस पल मैंने जो महसूस किया उसकी भरपाई कर सकूं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया था कि 6-7 हफ्ते पहले किए गए बापू के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया था। टूटे हुए शीशे। मैंने चश्मे के पुराने जोड़े को देखा जिसके दोनों शीशे टूटे हुए थे। मेरे पिता ने अपने जीवन में कभी मुझे से ज्यादा की मांग नहीं की थी और यहां तक कि मृत्यु से पहले भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। यहां तक कि मुझे कभी भी बताया तक नहीं था कि उनकी तबीयत खराब थी। कम से कम मैं उनके जीते जी उनके चश्मों को तो ठीक करवा ही सकता था, अगर ज्यादा कुछ और नहीं तो। बस उसी समय मैंने डायरी को बंद किया और बिना कुछ सोचे समझे मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए घर से निकला और स्थानीय बस स्टैंड पर पहुंच गया। जब बस पहुंची तो मैं सचमुच बस के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, जब तक कि बस पूरी तरह से रुक नहीं गई और अंत में मैंने उसमें प्रवेश किया और एक सीट पर कब्जा कर लिया। कंडक्टर मेरे पास आया और बोला, कृष्णा। वो एक बूढ़ा आदमी था, शायद रिटायर होने की उम्र का। वो मुझे जानता था लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। जी हाँ, मैं कृष्णा हूं, लेकिन मुझे खेद है मैंने आपको पहचाना नहीं। कंडक्टर ने आगे को झुकते हुए कहा, बेटा मैं भोला, तुम्हारे पिताजी के स्कूल का दोस्त। जो हुआ उसके बारे में मैंने सुना। ये वास्तव में दुखद था, लेकिन निश्चित तौर पर तुम्हारे पिताजी ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मुझे पता है कि वह कितने प्रभावशाली थे, लेकिन अपने माता पिता के लिए उन्होंने खेती की
और साथ ही आपको सबसे अच्छी शिक्षा दी और आपको आत्मनिर्भर बनाया। मुझे अब भी याद है कि कैसे वह हर छुट्टी के दिन मुझसे बस में मिलते थे, जब कल्याण से मिलने जाते थे तुम्हारे हॉस्टल में। यात्रा के दौरान वह तुम्हारे और तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में बातें करते रहते थे। उन बुजुर्ग की बातों ने मेरी आंखें नम कर दी। इसने मुझे उन दिनों की याद दिला दी जब मैंने पिताजी के साथ एक बार हफ्ते की छुट्टी बिताने के अनुरोध को टाल दिया था। जीवन में कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप खुद को पछताने में भी सक्षम नहीं समझते हैं। उस दिन बापूजी का चश्मा ठीक कराने जाते हुए कल्याण तक की मेरी बाकी की बस यात्रा एकदम धुंधली थी। 25 अगस्त 2012 दोपहर 2 बजे। मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि मैं अपने बचपन के वर्षों में अपने माता पिता के साथ कई मौकों पर यहां आता रहता था। ये सकरी गलियों वाला एक विशाल चहल पहल भरा बाजार था। बड़ी और छोटी दुकानों में सामानों की भरमार थी, लोगों से भरी हुई थी। वाहनों, गाड़ियों, सड़क किनारे विक्रेताओं, आवारा कुत्तों और गायों, गंदगी और लोगों से भरा हुआ उपनगर था। मैं श्री खारचे, आंखों के विशेषज्ञ जो चश्मे बनाने में माहिर था, को अच्छी तरह से जानता था। वो हमारे गांव से थे और कल्याण में एक ऑप्टिशियन के रूप में उनका बहुत अच्छा व्यवसाय था और टोकवाड़े में उनका बहुत सम्मान था। मैं बाजार के बीच में घंटाघर के पास से गुजरा और अचानक मेरी नजर टावर के दाईं ओर शिवाजी थिएटर पर पड़ी। मैं यहाँ अपने पिता के साथ बचपन में नाटक देखने आया करता था। ये एक ड्रामा थिएटर था। मेरे पिताजी को फिल्में ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन वो नाटकों और मंच कलाकारों के प्रबल प्रशंसक थे। इन्हीं ख्यालों में तल्लीन होकर मैं आई केयर ऑप्टिक्स, चश्मों की दुकान का नाम, पहुंचा। श्री खारचे काउंटर पर एक ग्राहक से बात कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह मुस्कुराए। हे कृष्णा, इतने दिनों के बाद तुम कैसे हो और पिताजी कैसे हैं? आजकल वो कहाँ है? बहुत दिनों से इस तरफ आए ही नहीं। मैं चुप था। मेरी लंबी चुप्पी को देखकर वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ थी, इसलिए उन्होंने दूसरे व्यक्ति को ग्राहक के पास जाने का आदेश दिया और मेरे पास वापिस आए और कहा, क्या हुआ कृष्णा? पिताजी नहीं रहे। ओह, मुझे बहुत खेद है। ये कब हुआ? कैसे? 10 दिन पहले। वो ठीक नहीं थे काफी दिनों से। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे भी नहीं बताया था। मानसी भाभी के निधन के बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। क्या वो तुम्हारे साथ मुंबई में तुम्हारे घर में रह रहे थे? मैंने उनको टूटा हुआ चश्मा दिया और उसे ठीक करने को कहा। मैं एक शब्द नहीं बोल सका। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरी परवाह करते थे। एक बार जब मैंने अपने स्कूल की परीक्षा के रास्ते में अपना चश्मा तोड़ दिया था, मेरे पिताजी ने मुझे उनका चश्मा पहनने के लिए दिया था, क्योंकि हमारे दोनों के चश्मों के लेंस नंबर 1 से ही थे। मैं इम्तिहान देने अंदर चला गया था, पर बाबूजी 2 घंटे गेट के बाहर ही मेरा इंतजार करते रहे थे उस दिन। और दूसरी तरफ बड़े होने के बाद मेरे पास उनके बारे में सोचने का भी समय नहीं था। जब वो उस पुराने घर में अकेले थे, अपने चश्मे के बिना, अंधा जैसे ही थे। मेरा ऐसा होने देने का इरादा नहीं था, लेकिन लंबे समय से मैंने अपनी प्राथमिकताओं को खो दिया था। अगर मैंने उनका अच्छे से ख्याल रखा होता तो शायद मेरी माँ और मेरे बाबूजी दोनों आज जिंदा होते और खुश होते। कुछ ही देर में बाबूजी का चश्मा ठीक कर दिया गया। चश्मे को लेकर मैं वापस बस में बैठकर अपने पुराने घर की ओर चल दिया। पढ़ने की कोशिश। 25 अगस्त 2012 शाम 7 बजे। बाहर पानी जोरों से गिर रहा था। छत पर लगी टीन के ऊपर बारिश की आवाज इतनी तेज थी
कि मुझे यह महसूस करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा कि मेरा फोन बज रहा था। हेलो, चारू का फोन था। हेलो कृष्णा, आप कहाँ हैं? हेलो, मैं टोकावड़े में हूँ, घर पर ही हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं रुक गया। मैं जल्दी जा रहा हूँ, मिलते हैं, अलविदा। मैं मुश्किल से भावनाओं को अपनी आवाज से बाहर रखने में कामयाब रहा। मैं उसे ये नहीं बता सका कि मैं वास्तव में गांव के घर में क्यों रुक गया था। डायरी तो मेरे हाथ में थी, पर मन के किसी कोने में मैं उसे खोलने में झिझक रहा था। मैं अगले वाक्य का सामना करने से डर रहा था। मैंने हिम्मत करके डायरी को फिर से खोला और आगे का पन्ना पढ़ने लगा। आशा है कि तुमने मेरे चश्मे की मरम्मत करवा ली होगी। अब मेरे मेज के पास मेरी कुर्सी पर बैठो और अपनी बाईं ओर की मेज पर चीजों को देखो। मैंने पहले वो चीजें देखी थी, एक ग्लास, फ्रेम, कलम, रुमाल, कागज और एक टॉर्च। मैंने फिर से पन्ना पलट दिया। क्या तुम मानसी, तुम्हारी और चारू की फोटो देख रहे हो? अब अपना चश्मा हटाकर उन्हें फिर से देखो। मेरी नजदीक की नजर कमजोर थी, इसलिए चश्मा उतारकर मैं उनको साफ साफ देख पाने में सक्षम नहीं था। अब मेज पर पड़ी वो चीजें मुझे अस्पष्ट दिख रही थी और सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। बिना चश्मे के कोई भी चीज साफ नहीं दिख रही थी। मैंने डायरी को पढ़ने की कोशिश की, पर मैं बिना चश्मे के आगे पढ़ नहीं सका। मैंने अपना चश्मा फिर से पहन लिया और डायरी में आगे पढ़ने लगा। जैसा अभी तुमने अनुभव किया है, यही मैं पिछले 15 दिनों से झेल रहा था। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं कि मैं टेबल को ठीक से नहीं देख पा रहा था या मैं इस दुनिया को देखने के लिए चलने या घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। बिल्कुल नहीं। मेरे लिए केवल एक चीज मायने रखती थी कि मैं अपने चश्मे के बिना टेबल पर रखी उस तस्वीर को नहीं देख पा रहा था जिसमें तुम, चारू और मानसी हो, जिसको मैं हर दिन चश्मे से साफ साफ देखकर एक एक दिन खुशी खुशी जी रहा था। तुम्हारा इंतजार में मैंने 4 महीने तो बस देखते ही देखते गुजार दिए थे। इसने मुझे महसूस कराया कि यद्यपि तुम यहां मेरे साथ नहीं थे, फिर भी तुम किसी दिन मुझसे मिलने आओगे। किसी दिन तुम्हारे परिवार को पता चलेगा कि उनके पास एक और सदस्य है। मैं बिना चश्मे के किसी अंधे की तरह 4 महीनों तक इस घर में अकेले जी रहा था और किसी तरह से खाना बनाने वाली के द्वारा दिया गया खाना बिना ठीक से देखे ही खा लेता था। पर अब भी उम्मीद है कि किसी दिन मैं भी किसी फैमिली फोटो का हिस्सा बनूंगा। किसी दिन। वो आखिरी पन्ना था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा जैसे मेरा गला सिकुड़ गया था, निगलना मुश्किल हो रहा था और फिर आंसू लुढ़कने लगे। मैं अपने पिता के पलंग पर पड़ा बहुत देर तक आंसू बहाता रहा, उनकी डायरी को अपने सीने से लगाकर अपराध को सहने की कोशिश कर रहा था। समाप्त। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।